वेरी गुड इवनिंग सभी व्यूअर्स का अपने चैनल कोरोना फिजिक्स पर स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सेल क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सेल क्या होता है। सेल जो है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखता है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगता है या यूं कह लें चार्ज पर एक फोर्स लगता है जो कि चार्ज को सर्किट में मूव कराता रहता है। यानी सेल मेंटेन्स ए पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्सेस द चार्ज टू मूव इन द सर्किट। Cell maintains a potential difference which forces the charge to move in the circuit. Internal resistance cell क्या होता है कि सेल जिस मटेरियल का बना है या जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट सेल कह लें तो इलेक्ट्रोलाइट सेल में जो कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट है तो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं सेल के उनके बीच में जब चार्ज मूव करता है तो उसके मोशन को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है वही हम कहेंगे सेल की क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सेल विच ऑब्स्ट्रक्ट द मोशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ऐसे कह सकते हैं या हम ऐसे कह सकते हैं विच ऑफर ऑब्स्ट्रक्शन टू द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच ऑफर्स obstruction to the path of current by the material of cell। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। आप शेल टॉपिक में जा करके देख सकते हैं इसको डिटेल में। तो शेल डिनोट कैसे करते थे, आपको याद आया कि सेल इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस हमने बताया था सेल के साथ हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के साथ क्या कर दें, हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो ये सेल है, इसका ईएमएफ अगर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो इस तरीके से सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब कई सेल हैं तो उन्हें कंबाइन करना है तो दो तरीके से हम कंबाइन कर सकते हैं। या तो हम सीरीज में सेल्स को कंबाइन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, या हम सेल्स को पैरेलल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, यानी टू तरीके से सेल्स का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नंबर 1 में क्या हम पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, जैसे इस तरीके से हमने क्या किया, एक शेल लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कहा R1 है, इसका EMF E1 है, फिर इसके साथ हमने सेम सीक्वेंस में एक दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। और हमने कहा कि अब जो ये टर्मिनल है वो हमने कहा A और B टर्मिनल है। तो A और B के बीच अब इक्विवेलेंट EMF क्या होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसको डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक पाथ यहाँ बनाते हैं। हमने कहा कि B से करंट हमने निकाली I, सीरीज में है तो करंट सेम रहेगी और यहाँ हमें I करंट मिलेगी। किरचॉफ्स लॉज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, अगर अभी तक नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, वेरी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन के लिए। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ में क्या करते थे, एक पाथ चूज करते हैं। देखो करंट बह रही है, इसका मतलब क्लोज्ड पाथ होगा, तो पाथ हमने इस तरीके से चूज किया, ये हमने ले लिया पाथ, किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। ठीक है, करंट के अगेंस्ट जा रहे होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज राइज होगा और हम उसे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। और करंट की डायरेक्शन में अगर हम जा रहे होंगे तो वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसे नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सेल में अगर हम माइनस से प्लस इंटर कर रहे होंगे तो ईएमएफ पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और सेल में अगर हम प्लस से माइनस एंटर कर रहे होंगे तो हम ईएमएफ नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो हमने A से B तक जाना है हमें, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि वोल्टेज कितना है, VA है, और यहाँ पर वोल्टेज कितना हो गया, VB हो गया। ठीक, तो क्या हम लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा VA। अब हम सेल में एंटर कर रहे हैं, पाथ चूंकि हमने ऐसा लिया, सेल में एंटर कर रहे हैं प्लस से माइनस, तो माइनस का E1 और इस R1 में करंट I इधर जब बह रही है तो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा
वो हम पॉजिटिव, वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अब वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा, तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे IR1, फिर इस सेल में एंटर किए प्लस से माइनस, तो EMF निगेटिव साइन के साथ, यहाँ करंट के अगेंस्ट गए, ये रेजिस्टेंस कितना है, R2 है, तो प्लस IR2 क्योंकि वोल्टेज क्या होगा, राइज होगा, और यहाँ पहुँचे, यहाँ वोल्टेज कितना हो गया, VB, राइट। क्या लगाया हमने, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम लूप रूल भी कहते हैं, ये हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से देखो क्या हम लिख सकते हैं, VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, और VA और VB क्या है, आपका टर्मिनल है, इक्विवेलेंट जो सेल होगा उसके, तो क्या इसको हम कह देंगे वोल्टेज डिफरेंस हो गया बिटवीन द टर्मिनल, और इसे हम V से डिनोट कर दें, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, V से डिनोट कर दें, टर्मिनल पोटेंशियल हो गया, और ये क्या हो गया, E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। दिख रहा होगा शायद बोर्ड पे, सबको बोर्ड दिख रहा है, ठीक है, कुछ शायद डाउन करना होगा कैमरा। E1 प्लस E2 दिख रहा है, दूसरा हम लिखे दे रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहे हैं इसको, यानी ये हम अरेंज करेंगे तो हमारे पास आया V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस IR1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ जी, ठीक है। अब क्या करें, इन दोनों सेलों को हम एक नए सेल से रिप्लेस कर दें, जिसका EMF कितना है, ठीक है, जिसका EMF हम मान रहे हैं कितना है, E इक्विवेलेंट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट। यानी इस दोनों सेल का कॉम्बिनेशन हम एक सेल से रिप्लेस कर रहे हैं, और उसका EMF हम मान रहे हैं E इक्विवेलेंट, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है उसे हम मान रहे हैं R इक्विवेलेंट। टर्मिनल के नाम अब भी रहेंगे वही, A एंड B। क्या A एंड B के बीच वोल्टेज डिफरेंस कितना हमने ले रखा है, VA माइनस VB, जिसको V कह दिया है, तो क्या अब हम लिखेंगे V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, इक्वेशन नंबर 2। टर्मिनल वोल्टेज प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल, वो क्या होता था, EMF माइनस IR, I करंट अगर ड्रॉ हो रही है, ठीक है। तो क्या इसमें भी हम I करंट दिखा दें। अब 1 और 2 के RHS, एक साइड इक्वल है, दूसरे साइड हम इक्वल कर लें, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है सबको, बिल्कुल दिख रही है। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 के RHS इक्वल हैं, तो LHS इक्वल कर दें, और LHS जब इक्वल करेंगे फिर हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करने पर देखो हमें क्या मिल रहा है, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। यानी हम कह दें यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 E इक्विवेलेंट कितना मिल गया हमें, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट हमें मिल गया R1 प्लस R2। तो अगर जो सेल्स हैं वो सीरीज में लगी हैं, तो E इक्विवेलेंट उनका निकालना होगा, तो हम E1 प्लस E2 लिखेंगे, और R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ये तो ऑलवेज अप्लीकेबल है, ये क्या है, ऑलवेज सही है। R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2, लेकिन E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 हो सकता है, और E1 माइनस E2 भी हो सकता है। वो कैसे, अगर पोलरिटी सेम सीक्वेंस में है, जो हमने सेल्स कनेक्ट किए हैं सीरीज में, वो सेम सीक्वेंस में पोलरिटी हैं, तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 होगा। और अगर पोलरिटी अल्टर है, मतलब ये प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस प्लस होता, ये प्लस माइनस है, और अगर यहाँ माइनस प्लस होता तो E इक्विवेलेंट हो जाता E1 माइनस E2। तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स के, लेकिन R इक्विवेलेंट क्या है, ऑलवेज R1 प्लस R2 होता है। अगर पोलरिटी सेम सीक्वेंस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्स के, तो E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, जितने भी लगे होंगे सेल्स, और पोलरिटी जिस सेल की अपोजिट होगी उसका EMF माइनस हो जाएगा। मतलब मान लो 3 सेल लगे हैं, E1 E2 E3, और E3 जो EMF वाला सेल है उसकी पोलरिटी रिवर्स है, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 प्लस E2 माइनस E3। ये बातें समझते रहना और नोट करते रहना, ठीक है। अब उसके बाद जो कॉम्बिनेशन आता है, सभी को दिख रहा होगा, इधर का दिख रहा है जो लिखा हमने, ओ आपको उधर नहीं दिख रहा है,
यानी हमने इक्वेशन 1 एंड 2 से जो कंपेयर किया है वो आपको नहीं दिख रहा है, तो इधर लिख रहे हैं, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 एंड 2 जो कंपेयर किया है वो थोड़ा सा इधर बढ़ के लिखे दे रहे हैं, ये हटा दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमने लिखा था E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अगर पोलरिटी सेम है, क्या है, पोलरिटीज आर सेम, तो ये होगा। और ये E1 माइनस E2 होगा अगर पोलरिटी क्या है, अपोजिट है, ठीक है। और R इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये ऑलवेज है। सीरीज में अगर सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 जितनी भी सेल्स लगी होंगी। आप सबको दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सेल्स पैरेलल में कंबाइन है तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमेशा किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है। और किरचॉफ लॉ क्या है, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो प्रीवियस वीडियोस मेरा देख लीजिए कोरोना फिजिक्स चैनल पे, वहाँ आपको मिल जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि आपकी समझ में आ जाए और हमेशा वो मेमोरी में बना रहे, इतना सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हमने। बाकी ये कोशिश सार्थक तब होगी जब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। कोई चार्ज नहीं पड़ रहा है, एकदम फ्री आप पढ़ सकते हैं। और अगर रेगुलर वे में पढ़ना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन ऑप्शन में जा करके आप सिल्वर ऑप्शन ले सकते हैं, क्लास 11th एंड 12th, और ग्रेजुएशन वाले आपका गोल्ड ऑप्शन में जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो नंबर 2 में क्या है, कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपका सेल्स जो होंगे वो पैरेलली जुड़े होंगे। और पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख चुके हैं, ये एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, इसका EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, और इसके साथ हमने एक दूसरा सेल लगा दिया जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ये दोनों लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है। टर्मिनल वही A और B टर्मिनल हमने दे दिया यहाँ पे। फिर से करंट हमने I निकाली, बट अब I क्या है, दो भागों में टूट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर एक जंक्शन मिल रहा है और एक जंक्शन यहाँ मिल रहा है। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पर कम से कम 3 वायर मिलते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है, जंक्शन कहलाता है, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ में हमने एक्सप्लेन किया है, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करंट होगी, हमने कहा इसमें चली गई I1 और इधर चली गई I2, यानी यहाँ जा रही है I2 और इधर जा रही है I1। फिर ये मिल करके यहाँ पर क्या बना देंगी, I, मतलब यहाँ से आई I1 और यहाँ से पहुँची I2, तो मिल करके क्या हो गई, I हो गई, ठीक है। डिटेल KCL किरचॉफ करंट लॉ के डिटेल के लिए आप किरचॉफ करंट लॉ वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करें यहाँ पे, अगर हम मान लें कि ये हमारा क्या है, X Y, इन टर्मिनल्स के नाम दे दें और यहाँ पे नाम दे दें PQ, ठीक है। तो क्या देखो, X Y और PQ टर्मिनल सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्योंकि पैरेलल में लगे हुए हैं। XY टर्मिनल और PQ टर्मिनल कहाँ है, पैरेलल में है, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस XY के बीच जो होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच होगा, PQ के बीच होगा, ठीक है, राइट। तो अब क्या करते हैं, एक पाथ चुन लेते हैं और देखो यहाँ पर जो करंट कौन सी डिवाइड हुई, I करंट डिवाइड हुई है और किस में डिवाइड हुई है, I1 I2 में। यानी हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्या लगा दे, I1 प्लस I2, किसके अकॉर्डिंग, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग। किसी भी जंक्शन पर पहुंचने वाली करंट जंक्शन को छोड़ने वाली करंट के सम के इक्वल होती है। यानी द सम ऑफ करेंट्स एंटरिंग एट द जंक्शन शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट लगा दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया हमने, ठीक है। अब देखो, एक पाथ फॉलो कर रहे हैं हम, एक पाथ ले रहे हैं A से X Y होते हुए B तक जा रहे हैं। यानी हमने एक पाथ लिया है AXYB, यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोटेंशियल हम ले रहे हैं A पर VA पोटेंशियल और B पर पोटेंशियल ले रहे हैं VB पोटेंशियल। मतलब A से जाएंगे, रास्ते में जितना भी पोटेंशियल मिलेगा उसका अलजेब्रिक सम लिखेंगे और वो B पर पोटेंशियल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। या हम कह दें A और B
ठीक है, चलिए ऐसे देखते हैं। ए से चले एक्स वाई होते हुए बी तक पहुँचे, तो देखो जब हम पहुँचेंगे यहाँ तो ये मिल गया हमें, हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, सेल में एंटर कर रहे हैं, तो माइनस का यानी वी ए, यहाँ पर वोल्टेज कितना है वी ए माइनस E1, प्लस से माइनस बैटरी में एंटर कर रहे हैं, और R1 में देखो करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वोल्टेज राइज होगा, और राइज होने वाला वोल्टेज प्लस साइन के साथ लिखते हैं यानी IR1। फिर हम पहुंचे यहाँ बी पर पहुंच गए, तो ये किसके बराबर हो गया वी बी के बराबर। क्या यहाँ से हम निकाल लेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, सही है। और इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे V, तो V इज इक्वल टू हो गया E1 माइनस I1 R1, ठीक है। क्या यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं, यहाँ से हम I1 निकाल सकते हैं, तो I1 मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा हमें E माइनस V और अपान में कितना R1, ठीक है। दिख रहा सभी को, सभी को दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा कट रहा है, इसको हम ऊपर लिखे दे रहे हैं। I1 कितना मिल गया यहाँ से, देखो ये E1 है, इसको उठा के हम इधर ले आए, V को इधर ले आए और R1 से डिवाइड कर दें तो I1 मिल जाएगा, यानी I1 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा, I1 इज इक्वल टू मिला E1 माइनस V अपान R1, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली अगर हम एक पाथ चुन लें, ये पाथ लिया था, अब हम सिमिलरली क्या कर रहे हैं, एक पाथ चूज कर रहे हैं। कौन सा पाथ, ये वाला APQB, ए से चलकर बी से होते हुए बी तक पहुंच रहे हैं, तो पाथ हम ले रहे हैं APQB। इस पाथ में देखो हम ए पर हैं तो पोटेंशियल कितना है VA, फिर हम यहाँ से गुजरेंगे तो प्लस से माइनस एंटर कर रहे हैं बैटरी सेल में जिसका EMF E2 है, तो ये लिखेंगे माइनस का E2। करंट इसमें इधर जा रही, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्या होगा राइज होगा, उसे प्लस लिखेंगे, प्लस I2R2 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से VA माइनस VB इज इक्वल टू E2 माइनस I2R2, इसको हम V लिखेंगे, A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा E2 माइनस I2R2, तो यहाँ से I2 मिल जाएगा हमें E2 माइनस V अपान R2, ठीक है। तो I1 मिल गया हमें ये, और I2 हमें ये मिल गया, ठीक है। दिख रहा होगा I2, पूरा डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे, I1 और I2 की वैल्यू, I1 और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर देते हैं, ठीक है। और अब I भी निकाल लें, फिर एक साथ फिट करते हैं। अब अगर इस कॉम्बिनेशन को हम इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस कर दें, तो इक्विवेलेंट सेल से रिप्लेस करेंगे तो उसका EMF हम मान लेंगे कितना है आपका इक्विवेलेंट, यानी EMF कितना है E इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, और टर्मिनल B ये और टर्मिनल A ये करंट यहाँ से आई जा रही है। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी VA माइनस VB इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, या इसको हम A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसे क्या कहा है V कहा है, तो हम कह देंगे V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। यहां से हम I निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, I इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, ठीक है। I निकाल लीजिए यहां से, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका E इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट इक्वेशन, ठीक है। तो यहां से I मिल गया। क्या अब हम वैल्यू रख सकते हैं, किसकी वैल्यू, यहां से देखो I की वैल्यू यहां फिट कर दें, I1 और I2 की वैल्यू फिट कर दें, ठीक है। तो रखिए जरा, दिख रहा है पूरा जो डिस्क, हाँ इधर का थोड़ा सा पोर्शन कट रहा है, ये ठीक है, अब दिख रहा है, पूरा पोर्शन दिख रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, I की वैल्यू, I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फिट कर दें। तो बीच का हटा दें, ये सारा हटा दें तो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। हटा रहे हैं यहां से,
ये भी हटा दे रहे हैं, जो वैल्यूज रखनी है वो हम रोक रहे हैं, बाकी सारा हटा दिया। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो हमारे पास आ गया E इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपान R1, सही है, और प्लस E2 अपान R2 माइनस V कॉमन ले लें 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, दिख गया, सभी को दिखा? ठीक है, यहां तक हम लोग पहुंच गए। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से हम ऐसे इसको लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट माइनस V अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 और माइनस V और 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, क्या यहां से देखो V का कोफिशिएंट अगर कंपेयर कर लें, V का कोफिशिएंट अगर कंपेयर कर लें तो हमें 1 अपान R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। इस इक्वेशन में देखो V का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें तो हमें R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो हमें R इक्विवेलेंट मिल गया। अब E इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या करें, E इक्विवेलेंट निकाल लें यहाँ से। E इक्विवेलेंट कितना हो गया, यहाँ से देखो, यहाँ से देखिएगा E इक्विवेलेंट क्या है आपका, ये कंपेयर कर लें यहाँ से, ये डब्बा इसके इक्वल होगा, यानी हम कह सकते हैं कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 अपान R1। दिख रहा है कि नहीं? ओह, इधर नहीं दिख रहा है आपका, ठीक है, कोई बात नहीं, R इक्विवेलेंट तक आपको क्लियर दिखा। ठीक है, इधर से हम इधर आ रहे हैं। हमने क्या किया, V का कोफिशिएंट कंपेयर कर लिया दोनों तरफ, तो 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं, जो बचा हुआ पार्ट है वो इक्विवेलेंट कर लेते हैं, मतलब उनको कंपेयर कर लेते हैं, यानी E इक्विवेलेंट यहाँ लिख रहे हैं, E इक्विवेलेंट अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आपको मिला, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2। तो क्या यहाँ से हम E इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं? E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 इंटू R इक्विवेलेंट, और 1 अपान R इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, तो क्या R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या R इक्विवेलेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू फिट कर दें तो क्या हम कह सकते हैं, E इक्विवेलेंट हमें मिल जाएगा E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 और अपान में 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, चेक कर लीजिए, R इक्विवेलेंट की हमने वैल्यू फिट कर दी 1 अपान, और 1 अपान में आ गया इसके साथ। तो यानी E इक्विवेलेंट का फार्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मिल गया और R इक्विवेलेंट इस फार्मूले से निकलेगा। ठीक है, तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट दोनों दिख रहे हैं आपको, ठीक है, क्लियर दिख रहा है। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट दोनों फार्मूले मिल गए। अब एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर है, अगर पोलरिटी सेम है तो ये प्लस साइन यहाँ पर होगा, और अगर पोलरिटी रिवर्स होती एक सेल की तो यहाँ साइन माइनस आ जाता है। उस सेल का EMF माइनस साइन के साथ आ जाएगा जिस सेल की पोलरिटी क्या होगी, रिवर्स होगी। अगर मान लो पहले सेल की पोलरिटी रिवर्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और दूसरे सेल की रिवर्स है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा R इक्विवेलेंट हमेशा इसी फार्मूले से आएगा और E इक्विवेलेंट हमेशा इसी फार्मूले से आएगा। प्लस या माइनस यहाँ ऊपर होगा, वो डिपेंड करेगा पोलरिटी सेम है या किसी सेल की पोलरिटी अपोजिट है। अपोजिट सेल वाली पोलरिटी का जो EMF होगा वो माइनस साइन के साथ रखा जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपने सीख ली होगी। तो हमें उम्मीद है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सेल्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और इक्विवेलेंट EMF है, रेजिस्टेंस कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, और EMF जो सेल का इक्विवेलेंट है कैसे निकालते हैं ये हम सीख गए। एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन का और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन का कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी सीखा फार्मूला है।
तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक शेल हमारे पास है ये, प्लस माइनस, सीक्वेंस हमने सेम रखी है, प्लस माइनस, और यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, यहाँ पर भी इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम, ये 10 है, ये 20 है, ठीक है। ये सीरीज़ में हो गई, ठीक है। चलो सीरीज़ का देख लेते हैं। ये बी टर्मिनल है, ये ए टर्मिनल है, ठीक है। सीरीज़ में लगा दिया तो सीरीज़ का ही देख लेते हैं। तो क्या सीरीज़ में ई इक्विवेलेंट का फार्मूला हम लोगों ने सीखा था E1 प्लस E2, अगर पोलरिटी सेम है तो पोलरिटी सेम सीक्वेंस में है यानी यही फार्मूला लगेगा। E1 प्लस E2 यानी ये हो गया 10 प्लस 20 यानी कितना हो गया 30 वोल्ट। और R इक्विवेलेंट पढ़ा था हम लोगों ने R1 प्लस R2 सीरीज में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 ओम। तो सीरीज के लिए फार्मूला ये थे। अब देखो अगर यहाँ पर हम कह दें कि यही पैरेलल में जोड़ देते इन्हीं दोनों को, तो पैरेलल में जोड़ देते, तो यहाँ डायग्राम बना रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, दिख रहा 2 नंबर डाला हुआ, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी की जगह बना लेते हैं, इधर शायद नहीं दिख रहा है आप लोगों को, हटा दें इसको। बिल्कुल आराम से समझिएगा, आप पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है, पॉज कर लीजिए, आराम से देखिए। अब हमने कहा यही 10 अगर जो है 10 और 1 ओम 10 वोल्ट, और यही क्या है 20 वोल्ट और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, ये अगर पैरेलल में लगे होते ए और बी टर्मिनल के बीच, तो अब इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होता और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता। तो अब पैरेलल का फार्मूला लगा दीजिए। पैरेलल में ई इक्विवेलेंट क्या लिखते हैं हम लोग, ई इक्विवेलेंट होता था E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। सेम सीक्वेंस में अगर पोलरिटी है तो ये फार्मूला। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, E1 का मतलब 10 अपान R1 यानी 1, 20 अपान 1, और यहाँ 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1, यानी ये कितना हो गया आपका 10, और ये भी 10 यानी 20 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया 1 प्लस 1 2, यानी ओवरऑल कितना आ गया आपका 10 वोल्ट। तो पैरेलल में जो ईएमएफ इक्विवेलेंट आया वो कितना आ गया 10 वोल्ट। अब R इक्विवेलेंट कैसे निकालते थे, 1 अपान R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। तो ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1, यानी ये हो गया 2। तो क्या यहाँ से R इक्विवेलेंट मिल गया 1 अपान 2 ओम। अब एक चीज गौर फरमाइएगा कि अगर यहाँ पर सेल की पोलरिटी रिवर्स होती तो यहाँ पर क्या है, अगर मान लो इसकी पोलरिटी रिवर्स होती तो इसे हम माइनस साइन के साथ यहाँ रखते तो रिजल्ट बदल जाता, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कशन करते हैं, अब बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में होंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट।